हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया। चलो आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक डाल दो जल्दी से मेरे साथ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईथर। ठीक है, मतलब ईथर टाइप्स ऑफ कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। देखो ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, एक जनरल आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ईथर होता क्या है, जैसे मैंने बेंजीन रिंग लिया, इस पे ऑक्सीजन लगाया और इस पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं। ये क्या था बेटा? एल्काइल एराइल ईथर। सिंपल सी बात है। ठीक है, और तुम्हें पता है जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो ज़्यादातर बेंजीन टाइप्स ऑफ कंपाउंड पे ही पढ़ते हैं, मतलब फिनॉल हुआ, ईथर हुआ। तो एल्कोहल पे हमने, एल्कोहल पे भी होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हम इस पे पढ़ेंगे क्योंकि बेंजीन रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ से देखो कि ऑलरेडी ये जो ग्रुप है, याद करो हमने जब आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ भी पढ़ाया है, आपको बोला है कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, कौन लगा हो बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या है, बेंजीन रिंग को और इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है। कैसे बनाता है? और इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है। और ये जो OR ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है। जो OR ग्रुप है यहाँ पे, ये कुछ और नहीं है, ये एल्कोक्सी ग्रुप ही तो है, एल्कोक्सी ग्रुप है। एंड इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय, ऐसे लिखो, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स बाय प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, कैसे देता है? देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। अब क्लियर है बेटा? OR यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, फिर क्या पॉसिबल है? फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएं, ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या बना बेटा? देखो वही है, बार बार वही चीजें आ रही हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में पहले से आना चाहिए, आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर से यहां रोटेट कर दो, यहां पे। चलो आओ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ पे आ जाओ। तो ये स्ट्रक्चर बन गया एक। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में तो आना चाहिए तुम्हें, नहीं तो क्या गाना गाते रहोगे। चलो ठीक है, देखो कितने स्ट्रक्चर बन गए रेजोनेटिंग। 1 2 3 4 एंड इट इज 5। इस वाले में और फर्स्ट में एक ही अंतर है, इसमें 1 2 3 ऐसे बॉन्ड लगे हुए हैं, इसमें 1 2 3 ऐसे बॉन्ड लगे हैं, बाकी सेम है और है वो एक ही चीज। ठीक है, तो आपको दिख रहा है अब कि इस तरीके से OR ग्रुप इस बेंजीन रिंग को क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहेगा ईथर के अंदर। तो इसे क्या है, और इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इस पे और ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो बोलेगा अब मेरे पास, मैं इतना बेचैन हूं तो कोई तो आना चाहिए। तो ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा, तो इस पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां अटैक करेगा। देखो फिक्स करते हैं हम, कुछ पोजीशंस फिक्स कर रहे हैं आपके सामने। ये इसके लिए ऑर्थो पोजीशन हो गई दोनों, ये दोनों बेटा मेटा हो गई विद रेस्पेक्ट टू एल्कोक्सी ग्रुप, एंड लास्ट वन इज पैरा। तो देखो एक बार ऑर्थो पे नेगेटिव आया, ठीक है, यहां पे पैरा पे नेगेटिव है, ये पैरा पे नेगेटिव है, यहां ऑर्थो पे नेगेटिव है, यहां भी ऑर्थो पे नेगेटिव है। ठीक है, मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कौन कौन सी पोजीशन पे आके लगने वाला है? ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। चीजें क्लियर हैं?
तो अब हम आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहे हैं, और उसमें अब मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए ऑर्थो पे और पैरा पे। क्यों आता है ऑर्थो पैरा पे? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके वहीं पे अटैच होगा। क्लियर? तो कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे, देख लो। पहला पढ़ेंगे बेटा हेलोजिनेशन, ठीक है। सेकंड पढ़ने वाले हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें दो पढ़ेंगे, एक एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ठीक है, और तीसरा नाइट्रेशन। ये तीनों हम पढ़ने वाले हैं, और तुम चाहो तो सल्फोनेशन भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सल्फोनेशन भी हो सकता है। सल्फोनेशन के लिए रिएजेंट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। हमेशा रिएजेंट याद रखो इनके साथ। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट होगा यहाँ पे HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4। यहाँ पे अगर फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा है तो इन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अगर एल्काइलेशन है तो RX, ठीक है, और एसाइलेशन है तो RCOCl, RCOCl। ये रिएजेंट्स याद रखने हैं आपको। और हेलोजिनेशन के लिए Br2, ठीक है, इतना याद रखोगे। चलो अब हम एक एक करके फटाफट से एक ही बार में सब रिएक्शंस आपको बता देंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेलोजिनेशन देखते हैं। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ ईथर। इसमें क्या होगा, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं बेटा फिनाइल मिथाइल ईथर। क्या ले रहे हैं, सॉरी, मिथाइल फिनाइल ईथर। ये तो हुआ इसका IUPAC, और इसका कॉमन नेम क्या है, एनिसोल। याद रखना है कॉमन नेम भी एनिसोल, ठीक है। जब ये रिएक्शन करता है Br2 के साथ, किसके साथ बेटा, Br2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या बनाएगा, यहां से बेटा देखो, एक Br क्या करता है, यहां से पॉजिटिव बन के इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, पॉजिटिव बन के ये बेंजीन रिंग यहां से इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा, तो ये वाला कार्बन यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, एक बार यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे तो एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, फिर से ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे दो जगह Br लगा दो, सिंपल, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। वहां से हाइड्रोजन हटा दो, 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए। हम क्या करेंगे, बस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके ब्रोमीन लगा देंगे, और कुछ दिमाग नहीं लड़ाना है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा दिमाग लड़ाना नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पे Br लगाओ, और एक बार पैरा पोजीशन पे Br लगाओ, और यहां पे आएगा OCH3, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ठीक है बेटा, और इसका नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसोल। सिंपल सा इनका नोमेनक्लेचर है, पैरा ब्रोमो एनिसोल। जरा बताओ इन दोनों में से मेजर कौन होगा। देखो ये एक बड़ा ग्रुप है, साइज इसका इतना होगा, कैसे, क्योंकि ये कार्बन पे भी तो 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इनको तुम एक्सपेंड करके लिखोगे ना ऐसे। तो ये क्या है, इसमें ये बड़े ग्रुप में, और ये ब्रोमीन का साइज भी अच्छा खासा होता है। दोनों में क्या रिपल्सन होता है बेटा, दोनों में क्या है, यहाँ पे रिपल्सन होगा, इसमें और इस वाले ग्रुप में क्या है, रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो जब ये रिएक्शन कैरीड आउट होती है तो ये केवल 10% बनता है, ओनली 10%, और ये बनता है 90%। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेरिक क्राउडिंग नहीं हो रही है, आराम से स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये वाला प्रोडक्ट पैरा वाला मेजर होगा,
ठीक है, और ये वाला 10% माइनर बनेगा, क्यों? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग बिटवीन ब्रोमीन एंड एल्कोक्सी ग्रुप, दैट इज मेथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी एनिसोल, ठीक है, जब भी मतलब कोई भी ईथर हेलोजिनेशन करता है, क्या करता है बेटा? हेलोजिनेशन, तो हमें यहाँ पे किसी भी लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है, लुईस एसिड की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? द रीजन इज कि ये यहाँ पे जो हमने ईथर लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने एनिसोल लिया है, तो हमें लुईस एसिड की जरूरत पड़ती थी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बेंजीन के केस में बेंजीन ये था, तो हमें क्या है, इससे जब इसकी Br2 से रिएक्शन करानी है तो हम यहाँ पे FeCl3 जैसा लुईस एसिड, जैसे ZnCl2 ये सब लेते थे। क्यों? क्योंकि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक है लेकिन उतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, तो ये भी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, ये भी ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो हम क्या करते थे, इसे बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए इसे क्या करते थे, इसका एक Br पॉजिटिव इसके पास छोड़ के चले जाते थे। तो अब क्या, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, आराम से रिएक्शन कर सकता था। मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में कि बेटा जब दो केस हो सकते हैं, या तो जिसको रनर बन रहा है वो खुद क्रेजी हो और उसका अगर टीचर उसको गाइड करे, मीडियम टीचर होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर फुल क्रेज होना चाहिए कि उसे अच्छा रनर बनना है। तो ये कैसा है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक है लेकिन उतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, जबकि इसका जो टीचर है वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, इसको अच्छा रनर बना के ही छोड़ेगा। ठीक है, दूसरा कैसा केस है, दूसरा ये केस है कि ये जो Br2 है ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लुईस एसिड नहीं है, ये तो प्रोटिक एसिड है, केवल केटल मतलब इसको H+ दे के काम चलाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इसको ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनाएगा Br2 का। यहाँ पे जैसे FeCl3 काम करता है ना, ये FeCl3 क्या करता है, Br2 जो था उसको Br- को अपने पास खींच लेता है और इसको पूरी तरह से पॉजिटिव बना देता है कि हाँ अब तो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है बेटा। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इसका गुरु यहाँ पे उतना ज्यादा, मतलब इसका जो टीचर है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसके अंदर पूरा क्रेज है, इसके अंदर पूरा क्रेज है, पूरी तरीके से फुल न्यूक्लियोफाइल है, +R से इलेक्ट्रॉन इस पे रिवॉल्व कर रहे हैं, +R इफेक्ट से माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है, ऐसे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए जो कि Br2 देगा, तुरंत अच्छा रनर बनेगा। ठीक है, इसलिए इसे यहाँ पे Br2 के साथ जरूरी नहीं है कि अच्छा कोच मिल जाए, वेल एंड गुड, अगर यहाँ लुईस एसिड डाल दो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं है तो भी ये काम चला देगा और रिएक्शन दे देगा। जबकि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन इसका टीचर दमदार है, तो ये क्या करेगा, इसे जबरदस्ती पहले खुद दमदार है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी, मतलब इसे अच्छा रनर बना के छोड़ेगा। ये एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पे लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम ईथर से रिएक्शन करा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही एनफ न्यूक्लियोफिलिक होता है, एनफ न्यूक्लियोफिलिक। अगर वीक इलेक्ट्रोफाइल भी आया तो ये सीधा Br पे अटैक करेगा, Br- को पहले ही निकाल देगा वहां से। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है? चलो ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि हमें यहाँ लुईस एसिड की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे ईथर है, जो एनिसोल है, वो खुद से ही पहले से ही एनफ न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, एनफ न्यूक्लियोफिलिक होता है, आराम से अटैक कर सकता है किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल पे भी। ठीक है, तो ये थी बेटा हेलोजिनेशन। सेकेंड लिखो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या आएगा, NO2 ग्रुप अटैच करना है OCS3 प्लस HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, H2SO4 क्या करेगा, इसको H+ देगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, H+ निकालेगा यहां से। ठीक है, H+ निकालेगा और ये काम करता है। देखो सबसे पहले स्टेप में पहले रिएक्शन लिख लो, फिर मैं मैकेनिज्म एक बार आपको क्लिक करवा दूंगा। देखो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, OCS3, एक बार ऑर्थो पे NO2, एक बार पैरा पे NO2, सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है बेटा, एक बार पैरा पे NO2। ठीक है,
ऑर्थो नाइट्रोएनिसोल, पैरा नाइट्रोएनिसोल। मेजर कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, ये माइनर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस NO2 ग्रुप के बीच में और OCH3 बीच में रिपल्सन होगा, स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनर होगा। ये क्या है, मेजर होगा। जरा इसकी मैकेनिज्म पे देखो एक बार। नाइट्रेशन में क्या होगा कि सबसे पहले ओके होता क्या है कि ये जो H2SO4 है, H+ और HSO4- ऐसे लिख सकते हो आप। ये किससे रिएक्शन करता है? HNO3 के साथ रिएक्शन करता है। HNO3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी NO2, ठीक है। इससे रिएक्शन करता है और यहां से ये जो H+ है इस OH- को निकाल लेता है, ठीक है। ये H+ क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ निकलेगा तब OH- बनेगा। OH- को निकाल लेता है, ठीक है, और एक कैटायन बना के छोड़ जाता है। ये तो इसके पास चले गए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो यहां से हमें कैटायन मिल जाता है NO2+, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। फिर उस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अब तुम्हें समझना है कि यहाँ पे इन दोनों से मिलके ये बना NO2+ बना। तो ये जो NO2 है इस पे क्या है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, ये यहाँ, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। इसने यहाँ पे अटैक कर दिया तो NO2 लग गया। एक बार ये पैरा पे भी अटैक करेगा, पैरा पे करेगा, मतलब ये देखो एक बार तो ऑर्थो पे हो गया, पैरा पे कैसे होगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ नेगेटिव चार्ज ना बना के डायरेक्ट इस बॉन्ड पे ट्रांसफर करो, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इसको यहाँ पे ट्रांसफर करो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से NO2 अटैक करेगा तो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एक बार ये ऑर्थो, एक बार पैरा, ठीक है। मेजर कौन सा होगा? पैरा। वाई? ड्यू टू लेस स्टेरिक क्राउडिंग एंड that's why it is stable and major product, and here is steric crowding between NO2 and alkoxy group, that's why it is minor product and less stable। समझ में आ गया? क्लियर। सल्फोनेशन एक बार देख लो, यहीं पे सल्फोनेशन भी देख लोगे आप एक बार। H2SO4 से रिएक्शन होगी, दैट इज अगर मैं यहां पे OCH3 लेता हूं, इसकी रिएक्शन कराता हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से और ओलियम से, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट बना के आओगे बस सेम। ऑर्थो और पैरा पे SO3H लगा दो, ठीक है। क्या लगता है सल्फोनेशन में? SO3H, सल्फोनिक एसिड बनता है, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा? पैरा पे आ जाएगा। मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला होगा। मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला होगा। इट इज मेजर एंड इट इज माइनर। याद रहेगा अब? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये मेजर क्यों है? यहाँ पे कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग है। ये क्या है? सल्फोनेशन। 3 रिएक्शन पढ़ ली हमने, अब हम फ्रेडल क्राफ्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन पे आ रहे हैं। मिटा दूं बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं मिटा रहा हूं। लो बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। एंड इट इज 4th फ्रेडल क्राफ्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेम रिएक्शन है इसलिए, और ये काफी जगह आ चुकी है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे हम फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ ईथर बात करेंगे, ठीक है, स्पेशली ऑफ एनिसोल बात करेंगे। इसमें 2 चीजें, 2 रिएक्शन पढ़नी है आपको कंक्लूडिवली। एक फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, और दूसरा पढ़ना है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्लियर है? ठीक है। बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, जिससे मैं यहीं पे दोनों रिएक्शन एक ही बार में कंपैरेटिवली आपको समझा पाऊं। एल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। याद रखना, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप क्या करोगे? जो हमारा एनिसोल है, जो हमारा ईथर है, मतलब एनिसोल है, उसके ऊपर आप बेटा क्या अटैच करने वाले हो? CH3, दैट इज एल्काइल ग्रुप अटैच करने वाले हो। क्या अटैच करने वाले हो? फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप एल्काइल ग्रुप अटैच करने वाले हो। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आप एसाइल ग्रुप अटैच करने वाले हो, दैट इज ईथर के ऊपर केवल ये ग्रुप लगेगा, दैट इज COCH3, COCH3। याद रहेगा, कोई मिस्टेक नहीं। मतलब आपको क्या करना है? अच्छा, एक और चीज, रिएजेंट क्या रहेगा यहाँ पे? एनहाइड्रस AlCl3, दैट इज
एक लुईस एसिड लेते हैं एज ए कैटलिस्ट, लुईस एसिड एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। सेम हेयर एनहाइड्रस AlCl3, लुईस एसिड एज ए कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट। सॉल्वेंट कैटलिस्ट के साथ लेना है आपको कोई भी लेस पोलर सॉल्वेंट ले लो, जैसे CS2 है, मतलब एक सॉल्वेंट जो मीडियम है जिसमें रिएक्शन होगी, ठीक है। यहां भी वही यहां भी वही ले सकते हो आप। इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पे लिख लेना आप, इसके साथ कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हो, कार्बन डाइसल्फाइड, लेस पोलर सॉल्वेंट आपको लेना है। रिएजेंट, मेन रिएजेंट क्या होगा, मेन रिएजेंट होगा बेटा RX, दैट इज RX, ठीक है। एल्काइलेशन में कोई भी एल्काइल ग्रुप लगेगा, यहां पे CS3 की जगह एक काम करो आप R ग्रुप लिखो, यहां भी एसाइलेशन की जगह यहां पे OCOR लिखो, ठीक है, COR लिखो, COR। R कोई भी हो सकता है, CS2 CS3 भी हो सकता है, CS3 भी हो सकता है, मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जो लेना है वो ले लो, ठीक है। तो जनरल बात कर रहे हैं, तो यहां पे मेन रिएजेंट क्या रहेगा, एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड दैट इज एनहाइड्रस AlCl3 और यहां पे सॉल्वेंट CS2। सिमिलरली यहां पे मेन रिएजेंट क्या हो जाएगा, RCOCl, इसे बोलते हैं बेटा एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, एसिड क्लोराइड, ठीक है। इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप है ना COR, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा इसे, एसाइल ग्रुप, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एसाइल ग्रुप, ठीक है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। ये रिएजेंट्स याद रखने हैं आपको। रिएजेंट्स के बाद आपको हम मैकेनिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। चलो बेटा रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, पहले देखते हैं हम एल्काइलेशन, ठीक है, FC दैट इज फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है बेटा, सिंपल, कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच होगा, हम यहाँ पे CS3 से काम चलाएंगे, ठीक है। हम कौन सा एल्काइल ग्रुप लेने वाले हैं, CS3, ठीक है, मतलब मिथाइल अटैच करेंगे। क्या होगा देखो एक बार रिएक्शन, मतलब हम यहाँ पे ईथर लेते हैं, ठीक है, इसकी जगह 3 बॉन्ड बनाओ तो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन समझ में आ जाएगी, और वो भी ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। ये बन गया क्या बेटा, एनीसोल, इज इट क्लियर। इसकी रिएक्शन कराते हैं मिथाइल क्लोराइड से, मिथाइल क्लोराइड, क्लियर। कोई भी एल्काइल हैलाइड लेना था, हमने ले लिया। रिएजेंट होगा एनाहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CS2 दैट इज लेस पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये एल्यूमिनियम, ये Cl का AlCl3 का ये स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर एक p ऑर्बिटल खाली होती है, तो यहाँ से Cl अपने इलेक्ट्रॉन को लेता है, Cl माइनस बना, अब ये Cl माइनस आके इसमें बैठ जाता है, मतलब एक AlCl4 अलग से बना देगा, AlCl4 के ऊपर माइनस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से CS3 पॉजिटिव अलग हो गया, कौन अलग हो गया, CS3 पॉजिटिव। ये CS3 पॉजिटिव पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इस पे अटैक कर देता है। तो प्रोडक्ट क्या बना, देखो प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म के बाद का प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पे आ जाएगा OCS3, ठीक है, फिर यहां पे आके लग जाएगा CS3 एंड दैट इज H, ठीक है। ये तो लग गया, ठीक है। अब यहां पे भी बॉन्ड नहीं है, यहां डबल बॉन्ड बन गया, मतलब यहां पॉजिटिव, ठीक है। ये जो प्रोटॉन है, इसको ये वाला जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये किसके पास चला जाता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर, और ये जो ऑक्सीजन है ये पहले से ही देखो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया तो और ज़्यादा कमी हो गई इस पे इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इस वाले प्रोटॉन को खींच लेता है, ठीक है। इस वाले प्रोटॉन को खींचेगा तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, ये यहाँ ट्रांसफर होगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बन गया
OCH3, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब भाई साहब क्या होता है, जो Cl माइनस इसने लिया था वो Cl माइनस आके इसे अपनी तरफ खींच लेता है, तो HCl अलग निकल जाता है, इसके साथ क्या निकल जाता है, HCl। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, HCl निकल जाएगा और फिर से जो कैटालिस्ट था AlCl3 वो फ्री हो जाएगा। तो ये तो मैकेनिज्म है, थोड़ा मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर पैरा होता तो ये क्या है, ये वाला अटैक करता, फिर इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट करता और फिर यहाँ पे आके CH3 लगता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू है, क्लियर। तो वैसे आपको इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना है, वो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। पैरा की मैकेनिज्म नहीं समझाइए, पैरा की आपके समझ में आनी चाहिए डायरेक्ट। जैसे ऑर्थो ने अटैक किया है वैसे ही पैरा अटैक करता है, क्लियर। आपको सिंपल क्या करना है, CH3 पॉजिटिव एक बार ऑर्थो पे लगा देना है, एक बार पैरा पे लगा देना है, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, OCH3, एक बार CH3 यहाँ लगाओ, ठीक है, प्लस एक बार CH3 पैरा पोजीशन पे लगाओ, एक बार CH3 यहाँ लगाओ। ठीक है, इसका नाम हो जाता है 2-मिथॉक्सी-टोलुइन। ठीक है, इसको पूरी को मेन चेन मान लिया, दैट इज 1 2 3 4 5 6, 2 पे क्या लगा है, मिथॉक्सी ग्रुप, और इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। ऐसे ये क्या हो जाएगा, 4-मिथॉक्सी-टोलुइन, 4-मिथॉक्सी-टोलुइन। इज इट क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन उठता है, मेजर माइनर कौन सा होगा। देखो यहाँ पे ये एक ग्रुप है, यहाँ पे ये एक ग्रुप है, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, दोनों ग्रुप आपस में रिपल्सन कर रहे होंगे तो लेस स्टेबल होगा, इसलिए ये माइनर कम बनता है और ये मेजर ज्यादा बनता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसका एसाइलेशन दिखाएं आपको, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखो, वो तो इससे भी सिंपल है। उसमें देखो क्या होता है, एनीसॉल लोगे आप, ठीक है, क्या ले रहे हैं बेटा, एनीसॉल। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसी भी एसिड क्लोराइड से, RCOCl होना चाहिए, क्या होना चाहिए, RCOCl। ठीक है, मैं R की जगह CH3 ले रहा हूं, CH3COCl। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं। इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉइल क्लोराइड। क्या होता है, इथेनॉइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन होती है एनाहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, सेम ऊपर जैसी मैकेनिज्म, यहां से Cl माइनस निकलता है, ठीक है, वो इसके साथ चला जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, CH3CO पॉजिटिव, और वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म तो इसमें याद ही नहीं रखना है, सब कुछ मैकेनिज्म आता है इसका, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उससे। तो यहाँ पे एक बार ऑर्थो पे लगा दो COCH3, यही तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है, ठीक है, और एक बार पैरा पे लगा दो OCH3, और एक बार यहाँ लगा दो, धूमता ना धूमता ना। आ गया समझ में। चलो, ये क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा। ये क्या है, माइनर बनेगा। इसका नाम बताओ जरा, इसका नाम होगा बेटा, देखो ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये जब भी ऐसे बनाओ CO के इधर एक भी बेंजीन रिंग आ जाए तो इसके लिए आता है फिनोन। क्या आता है, फिनोन। और यहाँ पे जो अगर मान लो दो बेंजीन रिंग हो तो इसका नाम है बेटा बेंजोफिनोन। इसका नाम क्या है, बेंजोफिनोन। याद रखना है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग की जगह मैं लगा दूं CH3 तो इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। क्या नाम होगा, एसिटोफिनोन। याद रहेगा। तो देखो जरा, ये नीचे वाला कंपाउंड इसे भूल जाओ थोड़ा, इसे देखो ठीक से, ये क्या है, एसिटोफिनोन है।
और 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा है, तो आप क्या लिख सकते हो 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। यहां पे देखो 2 पे लगा हुआ है, दैट इज 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। याद रहेगा मेजर ये माइनर ये। तो ये था फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीटली खत्म होती हैं, ठीक है, और पूरी तरीके से ईथर खत्म होता है, केवल एक क्लेजन रीअरेंजमेंट रह गया है जो कि एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही फिनॉल में एक फ्राइज रीअरेंजमेंट रह गया है जो कि एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। और भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने करवाई हैं लेकिन है नहीं, ठीक है। तो मैं वो दोनों रिएक्शन भी आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।